हिस्ट्री में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं छपती, बल्कि किसी की आत्मा पर लिख जाती हैं। 16 अगस्त 1990 एक ऐसी ही तारीख थी। ये वो दिन था जब एक यंग फीमेल लीडर पर बेरहमी से हमला किया गया। उनका सिर फोड़ दिया गया और उसे सड़क पर खून से लथपथ छोड़ दिया गया। लोगों ने मान लिया था कि वे नहीं बचेंगी, लेकिन वे गलत थे। उस ब्रूटल हमले ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि बंगाल की सबसे पावरफुल लीडर ममता को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये उस चिंगारी की है जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ममता बनर्जी के स्ट्रगल, उनकी ज़बरदस्त विल पावर और उस एक दिन की जिसने एक फाइटर युवा लीडर को बंगाल की अग्नि कन्या बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक राज्य की फ्यूचर चीफ मिनिस्टर को दिन दहाड़े सरेआम पुलिस की मौजूदगी में इतनी बेरहमी से पीटा जाए कि उनकी जान पर बनाए? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स का वो काला पन्ना है जिसने एक महिला के इरादों को स्टील जैसा बना दिया। आज हम आपको उस घटना की तह तक ले जाएंगे जिसने न सिर्फ ममता बनर्जी के शरीर पर, बल्कि बंगाल के पॉलिटिकल कॉन्शियंस पर भी गहरे घाव किए। यह वो हमला था जिसके बाद ममता बनर्जी ने कसम खाई कि वो इस जालिम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी, और हिस्ट्री गवाह है उन्होंने अपनी कसम पूरी की। इस कहानी को समझने के लिए चलिए 1990 के पश्चिम बंगाल में चलते हैं। ये वो दौर था जब बंगाल की पॉलिटिक्स पर लाल झंडे का एक तरफा राज था। 1977 से ही ज्योति बसु के लीडरशिप में लेफ्ट फ्रंट की सरकार सत्ता में थी। ये सिर्फ एक पार्टी का शासन नहीं था, बल्कि एक ऐसी आइडियोलॉजी का कंट्रोल था जिसकी जड़ें बंगाल के हर गांव, हर दफ्तर और हर यूनियन तक फैली हुई थी। लेफ्ट पार्टियों का कैडरे बेस्ड संगठन इतना मजबूत था कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम माना जाता था। उस समय बंगाल की पॉलिटिक्स में वायलेंस आम थी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन को अक्सर ताकत से कुचल दिया जाता था। बंद, स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल क्लैशेस रोज की बात थी। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्हें कैडरे कहा जाता था, सड़कों पर कानून हाथ में लेने से नहीं हिचकते थे। ऑपोजिशन यानी कांग्रेस पार्टी इस लाल आतंक के सामने कमजोर और बिखरी हुई दिख रही थी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स भी लेफ्ट फ्रंट से सीधी टक्कर लेने से कतराते थे। इसी माहौल में कांग्रेस के अंदर से एक यंग और जोशीली आवाज़ उभर रही थी, ममता बनर्जी। एक साधारण परिवार में जन्मी ममता ने बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में कदम रख दिया था। उनकी पॉलिटिक्स अग्रेसिव थी और वो सड़कों पर उतरकर स्ट्रगल करने में यकीन रखती थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जाधवपुर जैसी लेफ्ट की सबसे मजबूत सीटों में से एक पर सीपीआईएम के दिग्गज लीडर सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश को हैरान कर दिया था। वो उस समय भारत की सबसे यंग एमपीज में से एक थी, लेकिन उनका ये अग्रेसिव अंदाज खुद कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स को पसंद नहीं आ रहा था। ममता को अक्सर पार्टी के अंदर अकेला कर दिया जाता था, पर ममता बनर्जी रुकने वालों में से नहीं थी। जब बड़े लीडर्स लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से बचते थे, तब यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट के तौर पर ममता अकेले ही ज्योति बसु की सरकार को चैलेंज दे रही थी। उन्होंने सड़कों को ही अपना पॉलिटिकल स्टेज बना लिया था। वो हर अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करती, धरने पर बैठती और सरकार को सीधे ललकारती। उनकी यही निडरता लेफ्ट फ्रंट की आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। उन्हें
एक ऐसे खतरे के तौर पर देखा जा रहा था जिसे अगर समय रहते कुचला नहीं गया तो वह उनके एम्पायर के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकती है। और फिर आया वो दिन 16 अगस्त 1990, जब इस चैलेंज को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की गई। 16 अगस्त 1990 कांग्रेस ने लेफ्ट सरकार के खिलाफ बंद का ऐलान किया था और माहौल में तनाव था। यूथ कांग्रेस की लीडर के तौर पर ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर एक रैली को लीड कर रही थी। जब वह अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी सीपीएम के कैडरेज ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर लाठियों और लोहे की रॉड से लैस थे और उनका मेन टारगेट ममता ही थी। उन पर बेरहमी से वार किए गए। सीपीएम के एक लोकल लीडर लालू आलम पर ममता के सिर पर लाठी से ऐसा वार करने का आरोप लगा कि उनका सिर फट गया और वो खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गईं। हमला इतना गंभीर था कि उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया। ममता के कुछ वफादार समर्थक उन्हें किसी तरह बचाकर पास की एक दुकान में ले गए, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल थी और वह लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रही। पूरा बंगाल इस खबर से सन्न था। अखबारों में खून से लथपथ ममता की तस्वीरें छपी। इस घटना ने लोगों में गुस्सा और सिंपैथी की लहर दौड़ा दी। लेफ्ट फ्रंट ने सोचा था कि यह हमला ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर का अंत होगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी लालू आलम को लगभग 29 साल बाद 2019 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक कोर्ट ने बरी कर दिया। लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद जब ममता बनर्जी बाहर निकली तो वो एक बदली हुई इंसान थी। उनके सिर पर बंधी पट्टी सिर्फ एक चोट का निशान नहीं थी, बल्कि ये लेफ्ट की क्रूरता का एक जिंदा सिंबल बन गई थी। जिस हमले ने उन्हें फिजिकली तोड़ा था, उसी हमले ने उन्हें पॉलिटिकली और मजबूत बना दिया। अस्पताल से निकलते ही सिर पर पट्टी बांधे हुए वह सीधे दोबारा सड़कों पर उतर गई। उन्होंने उसी हाजरा क्रॉसिंग पर एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया, जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनकी आवाज़ में अब पहले से भी ज़्यादा आग थी और आंखों में डर नहीं बल्कि चैलेंज था। सिर पर पट्टी बांधे एक अकेली महिला का हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए पावरफुल लेफ्ट सरकार को ललकारना, यह सीन बंगाल की पॉलिटिक्स में एक मिसाल बन गया। इस एक घटना ने ममता बनर्जी की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह लेफ्ट के अत्याचार के खिलाफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी। आम जनता उन्हें अग्नि कन्या और प्यार से दीदी कहने लगी। लेकिन ममता के लिए असली लड़ाई अभी बाकी थी। वह महसूस कर रही थी कि उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस बंगाल में सीपीएम के खिलाफ उस तरह से लड़ने को तैयार नहीं है जैसा वह चाहती थी। 1993 में एक और घटना घटी जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया। ममता एक मूक बधिर रेप विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु से मिलने राइटर्स बिल्डिंग गई। जब बसु उनसे नहीं मिले तो वह उनके दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गई। इसके बाद पुलिस ने शर्मनाक तरीके से कार्रवाई की। ममता बनर्जी, जो उस समय यूनियन मिनिस्टर थी, उन्हें और उस रेप विक्टिम को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बालों से घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया गया और बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। इस इंसल्ट ने ममता को अंदर से झकझोर दिया। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि वह इस लाल इमारत, इस राइटर्स बिल्डिंग में अब तभी कदम रखेंगी जब वह चीफ मिनिस्टर बनकर आएंगी। 1990 के दशक के आखिर तक ममता बनर्जी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो चुके थे। उनका मानना था कि कांग्रेस बंगाल में सीपीएम की बी टीम बनकर रह गई है। आखिरकार 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थापना की। तृणमूल का मतलब है जमीनी घास, एक ऐसी पार्टी जो जमीन से जुड़ी हो। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत उनके लिए मुश्किल रही और 2006 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा। कई लोगों ने मान लिया कि ममता का जादू अब खत्म हो रहा है। लेकिन तभी लेफ्ट सरकार ने एक ऐसी गलती की
जिसने ममता बनर्जी को एक नई जान दे दी। यह गलती थी सिंगूर और नंदीग्राम। 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने टाटा मोटर्स की नैनो कार के फैक्ट्री के लिए सिंगूर में किसानों की उपजाऊ जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण शुरू किया। ममता तुरंत किसानों के समर्थन में कूद पड़ी। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक ऐतिहासिक मूवमेंट को लीड किया और 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। सिंगूर की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक और वायलेंट मूवमेंट भड़क उठा। सिंगूर और नंदीग्राम के इन्हीं आंदोलनों ने ममता बनर्जी को माँ माटी मानुष, माँ मिट्टी और इंसान के नारे के साथ बंगाल की सबसे बड़ी लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। यह नारा सीधे लोगों के दिल में उतर गया। 1990 में जो फाइटर इमेज बनी थी उसे सिंगूर और नंदीग्राम ने एक पीपल्स लीडर की इमेज में बदल दिया। अब 34 साल पुराने लेफ्ट के किले की दीवारों में दरारें साफ दिखने लगी थी। 2011 का विधानसभा चुनाव बंगाल के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ममता बनर्जी माँ माटी मानुष के नारे के साथ मैदान में उतरी। जनता परिवर्तन यानी बदलाव के लिए तैयार थी। जब नतीजे आए तो यह एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। ममता की तृणमूल कांग्रेस ने भारी मेजॉरिटी हासिल की और 34 साल का लेफ्ट शासन ढह गया। 20 मई 2011 का दिन ऐतिहासिक था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली और उन्होंने अपनी शपथ उसी राइटर्स बिल्डिंग में ली जहां से 18 साल पहले उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था और जहां चीफ मिनिस्टर बनके ही लौटने की उन्होंने कसम खाई थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उस महिला की जीत थी जिसने दशकों तक वायलेंस और स्ट्रगल का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। 1990 के उस ब्रूटल हमले की लेगेसी आज भी ममता की पॉलिटिक्स में जिंदा है। उस हमले ने उन्हें स्ट्रीट फाइटर दीदी की जो पहचान दी वह आज भी उनके साथ है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब नंदीग्राम में उनके पैर में चोट लगी तो उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर पूरे बंगाल में प्रचार किया और एक बार फिर शानदार जीत हासिल की। यह दिखाता है कि स्ट्रगल उनकी पॉलिटिक्स की आत्मा है। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके टेन्योर का क्रिटिसिज्म भी खूब होता है। क्रिटिक्स उन पर और उनकी पार्टी टीएमसी पर चुनावी वायलेंस को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं। आयरनी ये है कि ये वही आरोप है जो कभी वह सीपीएम पर लगाती थी। ऑपोजिशन का आरोप यह है कि टीएमसी के वर्कर्स विरोधियों को डराते धमकाते हैं और कई बार उन पर हिंसक हमले भी करते हैं। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उन पर माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाती है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पॉलिसीज मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और उनकी सरकार बांग्लादेश से होने वाली इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में नाकाम रही है। यहाँ तक कि घुसपैठियों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दी जाती है। कुछ दंगों और स्थानीय तनाव की घटनाओं में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिससे सरकार पर एंटी हिंदू होने के आरोप लगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्रिटिक्स का कहना है कि उनके शासन में कई इंडस्ट्रीज ने राज्य छोड़ा है, जिससे पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी हुई है। इसके अलावा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिसाइजेशन को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती रही है, जिससे ऑपोजिशन राज्य के डेवलपमेंट में एक बड़ी बाधा मानता है। लेकिन उनके सपोर्टर्स उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखते हैं जो हर तूफान के सामने डटकर खड़ी रहती है। आपको क्या लगता है, क्या 1990 का वह हमला ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? क्या उस घटना के बिना आज भी वह इस मुकाम पर होती? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही पॉलिटिकल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 अगस्त 1990 को हाजरा क्रॉसिंग पर ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट सिर्फ एक फिजिकल वुंड नहीं था, वह लेफ्ट शासन के अहंकार और क्रूरता का सिंबल बन गया। उस दिन
गिरे हुए खून ने बंगाल की पॉलिटिक्स की जमीन को इस कदर सींचा कि उस पर तृणमूल की एक ऐसी फसल लहराई जिसने 34 साल पुरानी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चिंगारी थी जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स में आग लगा दी। यह उस दीदी के जन्म की कहानी थी जिसने साबित कर दिया कि बुलंद हौसलों से एम्पायर्स बदले जा सकते हैं।